Okay, all right, guys. So today we are starting with the topic role of caste in politics and regionalism in politics, and we are referring to Ayush Gupta sir's notes. ठीक है, all right, start कर ले। हाँ करता हूँ। पेज नंबर 77 पर से स्टार्ट है। हाँ, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। इसमें इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा है, दो स्टेटमेंट्स लिखा है। पहला, इंडियन डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। ये किन्होंने बोला? रजनी कोठारी? पता नहीं। नहीं ये किसी ने नहीं कहा, शायद जनरल स्टेटमेंट है, ओके। सभी कहते हैं, मतलब ऐसा सेकेंड, कुछ। ओके सर। सेकेंड ओपनिंग स्टेटमेंट है क्रिस्टोफर जेफरलो का, कास्ट फॉर्म्स द मोजाइक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। तो मोजाइक ऑफ इंडियन सोसाइटी नहीं, मोजाइक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इन्होंने बोला है। और भी है इन्हीं का कि मंडल एंड कमंडल आर टू इडियम्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। हाँ, फिर है तीसरा पॉइंट में कि कास्ट जो है पोर्तुगीज वर्ड कास्टा से आया है, ओरिजिन विच मीन्स रेस। और जो हम लोग कास्ट का हिंदी में जाति जानते हैं उससे सिमिलरिटी नहीं है, ठीक उसी तरह जिस तरह रिलीजन वर्ड का धर्म से नहीं है। और फिर यूरोपियंस मेड इट सिमिलर टू रेस। इंडिया मेड एंटी कॉलोनियलिज्म, एंटी रेसिज्म एज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी आज के दिन में। और फॉरेन स्कॉलर्स ब्लेम इंडिया फॉर प्रैक्टिसिंग वर्स्ट फॉर्म ऑफ रेसिज्म। वो कास्ट को बोलते हैं। अम्बेडकर भी बोलते थे कि कास्टिज्म इज वर्स देन रेसिज्म। सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन में कहानी शुरू होता है, इसको ऐसे पैरेलल कर रहे हैं कि सेकुलरिज्म का डिबेट की कहानी शुरू किया था डी स्मिथ ने 1962 में। और सोशोलॉजी यहाँ पर जो कास्ट इन पॉलिटिक्स का जो डिबेट है ये शुरू होता है लुइस डिमंट के एनालिसिस से हमारे सिलेबस में। वो बोलते हैं इंडियन मॉडल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है जो कि डिफरेंट फ्रॉम क्लास मॉडल ऑफ वेस्ट है, क्योंकि उधर क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, इकोनॉमिक क्लास। और वो क्लास और कास्ट में डिफरेंस देते हैं लुइस डुमोंट। और वो बोलते भी है कि उसको फिर काउंटर करने के लिए एम एन श्रीनिवास आएंगे बाद में। तो इन्हीं के रेफरेंस लेते हुए आगे बढ़ते वो शुरू में। तो इनका है कि क्लास को बोल रहे हैं स्टेटस बाय मेरिट है, जबकि कास्ट जो है स्टेटस बाय बर्थ है। क्लास इकोनॉमिक क्राइटेरियन बेस्ड है, कास्ट जो है क्राइटेरियन ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन बेस्ड है। तो ये प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट जब कास्ट में आता है तो ये अलग डिफिनेशन ले जाता है। और क्लास जो ओपन एनी वन कैन इंटर। और कास्ट जो है रिजिड है, कास्ट कांट बी जंप्ड। अब ये तीनों पॉइंट को एम एन श्रीनिवास काउंटर करेंगे और चैलेंज डिमांड्स पर्सपेक्टिव की नॉट मच डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड वेस्टर्न। तो डिफरेंस तो एक्सेप्ट करते हैं बट नॉट मच। क्लास इज बेस्ड ऑन बर्थ एज कास्ट। तो क्लास भी बर्थ पे बेस्ड होता है, इस कास्ट में जो कि कोई गरीब घर में पैदा लिया, कोई अमीर घर में पैदा लिया। अब मोबिलिटी वॉज परमिटेड इन कास्ट एज वेल। तो इस मोबिलिटी को दिखाने के लिए उन्होंने संस्कृताइजेशन का ही कॉन्सेप्ट दिया कि मोबिलिटी है। तो उस मोबिलिटी को दिखाने के लिए उन्होंने संस्कृताइजेशन बोला, जिसमें बोला जाता है कि सो कॉल्ड लोअर कास्ट जो है वो एडॉप्ट प्रैक्टिस ऑफ ब्राह्मण्स एंड एलिवेट कास्ट स्टेटस। मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ शूद्रा बीइंग एलिवेटेड टू क्षत्रिय, ये हिस्टोरिकल एविडेंस देते हैं। तो डोमिनेंट कास्ट डिफरेंट फ्रॉम अपर कास्ट है। एक दूसरा कंसेप्ट देते हैं, इनका दो तीन कंसेप्ट फेमस है। एक तो डिमोंट को चैलेंज किया, एक संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट, दूसरा डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट। डोमिनेंट कास्ट में बोलते हैं कि डिफरेंट फ्रॉम अपर कास्ट है, ये कास्ट होल्डिंग इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल पावर है। और डोमिनेंट कास्ट कोई भी हो सकता है, लोअर अपर कोई भी। जनरली ब्राह्मण से क्षत्रिय होता है, लेकिन हो कोई भी सकता है। उन्होंने 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमिनेंट कास्ट दिया है। हम लोगों ने 2 पढ़ा था कि लैंड ओनिंग कम्युनिटी होता है, न्यूमेरिकल मेजोरिटी होता है। तीसरा इन्होंने सोशल स्टेटस दिया है। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यादव इन बिहार, यूपी, जाट्स इन हरियाणा, वेस्ट यूपी, मराठा इन महाराष्ट्र, रेड्डी कम्मा इन एंड कापू इन आंध्र प्रदेश, लिंगायत वोक्कलिगा इन कर्नाटका। ये सब डोमिनेंट कास्ट। ये हो गया डिबेट का ओरिजिन और काउंटर डिबेट।
काउंटर आर्गूमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, जैसे कल कम्युनलिज्म का हिस्ट्री देखे थे, रिलीजन का हिस्ट्री है कि एंशिएंट टाइम से जा रहा है, ये तो रिलीजन से भी ओल्ड में जाएगा। अलायंस बिटवीन क्षत्रिय एंड ब्राह्मण हुआ हिंदुइज्म में, और उसको काउंटर करने के लिए अलायंस बिटवीन ब्राह्मण्स एंड वैश्याज हुआ। ये गलत नहीं है सेकंड स्टेटमेंट। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है कि अलायंस बिटवीन ब्राह्मण्स एंड वैश्या इक्वल टू बुद्धिज्म, ये क्षत्रिय एंड वैश्य होना चाहिए। हाँ, लग तो वैसे ही रहा है, पता नहीं यार, बट देखते हैं इसको। मैं किसी को कुछ देखता हूँ आइडिया है सर। क्या? हाँ, जो मैंने ब्राह्मण्स को तो हाँ अपोज हाँ करके बुद्धिज्म खड़ा हुआ था। हाँ समझ रहा हूँ, सही है। इन्होंने थोड़ा सा गलती लिखा है। अलायंस ऑफ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय है वो हिंदुइज्म रहा है, और अलायंस ऑफ क्षत्रिय एंड वैश्य जो बुद्धिज्म रहा है। इनका थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ गलत। ब्रिटिश एम्ड एट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। अब सीधे एंशियंट से आगे ब्रिटिशर्स में कि उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स जो आया उस पर टारगेट किया, खास करके वहाँ से भी कम्युनल अवार्ड से भी आया था इनका। पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट वी आर रिप्रेजेंटिंग कास्ट, जैसे ब्राह्मण्स इन कांग्रेस, ओबीसी इन द्रविड़ कजगम, रिपब्लिकन फॉर दलित्स, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये चल रहा है आईएनएम के दौरान। कॉन्स्टिट्यूशन यूजेज कास्ट फॉर एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज, तो कॉन्स्टिट्यूशन इस कॉन्सेप्ट को यूज करता है अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज के लिए। रीजनल पार्टीज टुडे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट, ठीक है, ये प्रेजेंट पे आ गए हैं। लिंग्विस्टिक कौन कौन सा फैक्टर है जो इसको राइज कराया है अच्छे से, तो वो है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, मंडल कमीशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैव स्ट्रेंथेंड कास्ट पॉलिटिक्स। कोएलिशन पार्टीज मीन्स स्ट्रेंथनिंग ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स विच इंक्रीजेज रोल ऑफ कास्ट, ठीक है। मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, बीपी मंडल जो सेकेंड ओबीसी कमीशन आया था उसके बाद में उसको रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया गया वीपी सिंह के द्वारा, तो उसको मंडलाइजेशन बोलते। पॉलिटिक्स पे बहुत गहरा प्रभाव डाला और मंडलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बोला जाता है। इंडियन सोसाइटी अपर कास्ट, ओबीसी और दलित में बटा हुआ है। इवन नॉन हिंदूज आर पार्ट ऑफ कास्ट सिस्टम्स, जिसमें कि मुस्लिम्स कैन बी केप्ट इन ओबीसीज और दलित, जैसे कि आरजेडी बीएसपी। अरे सिख का भी होता है, यहाँ पे पंजाब में भी दिखता है। Rise of BSP impacted the fortress of Congress in big way. Muslim vote bank also got divided. तो कांग्रेस को कभी कभी सिस्टम ऑफ फोर्ट्रेस बोला जाता है कि वो सब कुछ को समेटे हुए था एक में। तो बीएसपी का जब राइज हुआ तो उनको दलित वोट्स को लेके गए वो। फिर वो मुस्लिम वोट बैंक भी डिवाइड हो गया, बाद में धीरे धीरे वो बट गया रीजनल पार्टीज में। ये कहानी उधर का है। अब है कि एग्जैक्ट सिलेबस में जो है कि रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। एक चीज और है कि मुस्लिम वोट बैंक जो डिवाइडेड हुआ उसमें क्या कि कांग्रेस का हुआ क्या कि दलित का बेस लूज कर दिया, मुस्लिम का वोट बेस लूज कर दिया। तो अभी भी कांग्रेस जो मुस्लिम वोट्स को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो अदर माइनॉरिटी है क्रिश्चियन वोट को, अदर माइनॉरिटीज़ को तो रिप्रेजेंट करती है, लेकिन ये मुस्लिम वोट्स जो है ना बहुत डिवाइड हो गए, खास करके रीजनल पार्टीज में। अब इधर आते रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स में, इसमें टू थॉट्स दिया जाता है कि एक तो बोलता है कि कास्ट जो है स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी है, एक बोलता है वीकेंस डेमोक्रेसी। तो स्ट्रेंथेंस में है रजनी कोठारी, क्रिस्टोफर जेफरलो, योगेंद्र यादव, सतीश देशपांडे। और वीकेंस डेमोक्रेसी में है आंड्रे बिटेली, आशुतोष वार्ष्णेय, सीपी भाम्बरी। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे रजनी कोठारी का। ये राजू भार्गव जैसे हैं कास्ट में, जैसे वो थे सेकुलरिज्म। रजनी कोठारी जैसे हैं कि क्रेडिट ऑफ सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी टू कास्ट को ही देते हैं, कि सक्सेस ही किया इंडिया में डेमोक्रेसी कास्टिज्म के कारण। कैसे? तो इसलिए नहीं कि कास्ट अच्छा है, वो है बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का बेसिस बना, और वो कॉन्सियस होकर पार्टिसिपेट किए डेमोक्रेसी में। Absence of caste in other third world country responsible for failure of democracy.
चलो, कास्ट हैज इम्पैक्टेड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हैज ऑल्सो इम्पैक्टेड कास्ट। तो पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, ये वाला फेमस है बोथ वे से। ये 3 कंसेप्ट देते हैं कि कास्टिज्म के कारण सेकुलर कास्ट का सेकुलराइजेशन हुआ है, कास्ट से इंटीग्रेशन भी बढ़ा है, कास्ट का से कॉन्शियसनेस बढ़ा है, क्या क्या। तो पॉलिटिक्स सेकुलराइज हुआ है। कास्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर सेकुलर बेनिफिट्स लाइक स्कूल्स, एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर रिलीजन में आगे बढ़ने के लिए तो जो तरीका अपना रहे थे उसको श्रीनिवास ने सांस्कृताइजेशन का वर्ड दिया कि रिलीजियस में हायरार्की में ऊपर बढ़ रहे थे। यहाँ पर सेकुलराइजेशन का कंसेप्ट देते रजनी कोठारी बोलते हैं कि स्कूल्स में, एम्प्लॉयमेंट में, जहाँ जहाँ भी रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन का बेनिफिट्स लेना होता है उसमें कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये सब सेक्युलर बेनिफिट्स है, इससे कोई रिलीजियस कोई आगे नहीं बढ़ रहा। इंटीग्रेशन में भी मदद करता है कास्टिज्म। तो कैसे कि ये बहुत सारे अलायंसेज फॉर्म है, पॉलिटिकल अलायंसेज, जैसे कि अजगर बोलते हैं कि उसमें अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत। तो अजगर, मजगर भी है, उसमें मुस्लिम डाल दीजिए, मजगर हो जाएगा। मुस्लिम्स, अहीर, जाट, गुज्जर, राजपूत। प्रोपोज बाय सर छोटू राम। जब सर छोटू राम थे, शायद हरियाणा या पंजाब के आसपास के कोई लीडर थे वो, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के। चौधरी चरण सिंह का भी है। ये सब वो अलायंसेज बन रहा था पॉलिटिक्स। खाम है KHAM, मुस्लिम्स, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी फॉर्म्ड बाई कांग्रेस इन गुजरात। मुस्लिम यादव है, मवाई, माई समीकरण इसको बोलते हैं, बिहार में लालू यादव का है। और इसके बाद कंसियसनेस, तो इन्होंने सेकुलराइजेशन इंटीग्रेशन का तो 2 पॉइंट दिखा दिया। कंसियसनेस में बोल रहे हैं कि एमंग लोअर कास्ट अबाउट देयर आइडेंटिटी, वे असर्टिव हुए, वे अपने आइडेंटिटी को पहचाना और कंसियस होकर उनको सॉलिडरिटी में परिवर्तित करेंगे। हेंस दे गो फॉर ऑटोनोमस मोबिलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। जैसे कि अब BSP का एग्जांपल ले लीजिए यूपी में, और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी हुआ, और राइज ऑफ चंद्रशेखर भी जो चल रहा है यूपी में, उसको भी एग्जांपल ले सकते हैं। हेंस दे गो फॉर ऑटोनोमस मोबिलाइजेशन इन पॉलिटिक्स। एग्जांपल में दलित लेड बाय कांग्रेस लेटर रियलाइज देयर ऑन इंपॉर्टेंस एंड फॉर्म ऑन पार्टी। महाराष्ट्र में भी था, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तो बहुत पहले से चल रहा था। दलित पैंथर्स भी बनाया गया महाराष्ट्र में। ये हो गया 3 कंसेप्ट इनका, रजनी कोठारी का। अब आएंगे रुडोल्फ एंड रुडोल्फ में, तो वो बोलते हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन एंड ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन यानी ट्रेडिशन था जाति जाति, कास्टिज्म कास्टिज्म उसको मॉडर्नाइज कर दिया, सेकुलर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी, डेमोक्रेसी में ट्रेडिशन घुसा दिया, कास्ट बेसिस पे वोटिंग चल रहा है, ये चल रहा है। तो दोनों ट्रेडिशन मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिनिटी कर दिया उन्होंने। पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, तो इन्होंने भी पोलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट का नाम बोला है, रुडोल्फ ने भी रजनी कोठारी की तरह। क्रिस्टोफर जेफरलो बोलते हैं कि ये साइलेंट रिवॉल्यूशन है, कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन। तो रिवॉल्यूशन तो होता है कि बोला जाता है कि एनी चेंज इन द सिस्टम इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, वायलेंट रिवॉल्यूशन होता है फिर। लेकिन क्रिस्टोफर जेफरलो के जो कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन है, साइलेंट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। उसमें 2 एग्जाम्पल लेना कि राइज ऑफ OBC, राइज ऑफ दलित, दोनों साइलेंट हुआ है। दोनों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेस प्रोवाइड किया और साइलेंटली रिवॉल्यूशन हो गया, वो इम्पावर हुए। प्रोफेसर योगेंद्र यादव बोलते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स हाईलाइट टू डेमोक्रेटिक अपसर्ज। ये 2 अपसर्ज का नाम बोलते हैं। फर्स्ट बोलते हैं 1960s में OBC कमिंग आउट ऑफ कांग्रेस, और वो ऑटोनोमस हुए, अपना लीडरशिप डेवलप किए। या आप ये बोल सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव वो यूपी का चलता है, लालू यादव इनका, और नीतीश कुमार ये सब का चलता है। और तमिलनाडु में तो बी राइज हुआ, DMK, AIDMK। रेडीज हुआ इनका आंध्र प्रदेश में। तो OBC असल में बोलते हैं कि कांग्रेस बाजी रेनबो कोएलिशन। तो 1960s में वो रेनबो टूटने लगा, उसके कलर बाहर आने लगे। तो OBC आई 1960s में फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। 1990s में दलित लेफ्ट कांग्रेस, तो फिर उनका वोट बैंक आगे खिसका बेस, और ये दूसरा कलर निकला। फिर से दलित ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बना के असर्टिव होने लगे यूपी में, BSP। और DS4 नाम का भी कंसेप्ट आया था काशीराम का, मैं भूल गया हूँ। फिर बिहार का भी एग्जाम्पल है, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है, ये सब है।
इसके पहले जो भी ओबीसी और दलित का मूवमेंट होता था विथ इन कांग्रेस ही होता था, उसमें जो लीडर्स थे उनके रेस्पेक्टिव कास्ट के वो बार्गेन करते थे और शेयर लेते थे, लेकिन अब वो क्या कि खुद ही पार्टी बना के ऑटोनॉमस होकर डिसीजन ले रहे हैं। तो जोगेंद्र यादव का एनालिसिस रहा डेमोक्रेटिक अपसर्जेस 2 60-90 ओबीसी दलित। ललिता चंद्रशेखर बोलती हैं कि मैं चाहता हूँ चीज, आई थिंक डेमोक्रेटिक अपसर्ज में एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज भी आ रहा है, which is कि Muslims are coming out of Congress party and they are finding it increasingly convenient for them to find place in other regional parties को भी ऐड कर सकते हैं। ये भी शायद योगेंद्र यादव का ही था। ओके, वो अपसर्ज पे अपसर्ज ला रहे हैं। ये तीसरा है और ये रीसेंट है। आप अगर इसको कंटेम्प्रेरी एग्जांपल, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट आप CAA के कंटेक्स्ट में कंटेम्प्रेरी एग्जांपल भी कर सकते हैं। एक बार कोई और कर सकता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो है मुस्लिम्स को लेकर है, या फिर माइनॉरिटी कह सकते हो, माइनॉरिटी कह लीजिए, मुस्लिम छोड़ के रिलीजियस माइनॉरिटी कह लीजिए। ठीक है। मिडिल मतलब 2014 इलेक्शन के बाद में काइंड ऑफ मिडिल क्लास आल्सो डिजर्टेड कांग्रेस एंड दे स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स बीजेपी। ये मैंने इसको पढ़ा था कि थर्ड अपसर्ज, नॉट श्योर अभी। मिडिल क्लास वाला तो फिर वो इकोनॉमिक बेसिस पे जाएगा। हाँ, मतलब कोट कर सकते हैं, थर्ड का भी हो सकता है। मैंने पढ़ा थी जी, ये थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में मैंने भी पढ़ा था कि राइज ऑफ AIM लाइक पार्टी, AIMIM लाइक पार्टी, दे हैव डिवाइडेड द कांग्रेस वोट बैंक ऑफ मुस्लिम वोट बैंक जो वो डिवाइड हो गया, इसलिए भी कहीं ना कहीं जो उनका हाँ, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि मुस्लिम्स गया। के में रिलीजियस माइनॉरिटी के कंटेक्स्ट में ये नहीं पता, लेकिन कहा गया है कि थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज भी आ गया है। ठीक है, यदि ये कंफर्म दिखता है सर तो इसे अपडेट कर देंगे। यदि कहीं से क्लियर अभी दिख जाता है कि माइनॉरिटी है मुस्लिम लिखा हुआ ना पार्टिकुलर, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स है नहीं सब, तो उनके टेक्निकल टर्म्स को क्लेरिफाई होकर लिखा था ठीक है, अदरवाइज वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसे जोड़कर अपडेट करेंगे अभी इनको। योगेंद्र यादव ने सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट भी तो बोला है करंट कॉन्टेक्स्ट में। करंट कॉन्टेक्स्ट में इसके पहले रजनी कोठारी बोल के जा चुके हैं ना, सेक्युलराइजेशन, इंटीग्रेशन, हाँ मॉडर्न। अब वो पुराने कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं होती। हाँ, वो वही है, सेम उन्होंने सेम कहा था। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके। ललिता चंद्रशेखर जो बोलती हैं कि वो भी पॉजिटिव बोलती हैं कि अच्छा काम हुआ इससे, कि इमेंसिपेटरी पावर ऑफ कास्ट पॉलिटिक्स का क्या रहा, आर्टिकल लिखा उन्होंने, उसमें लिखा है कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हैज ब्रिज द गैप बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जैसे RJD मेड यादव इंटरमीडिएट क्लास बनाया उन्होंने। फॉर्मिडेबल फोर्स नीतीश कुमार मेड कास्ट बिलो यादव ए फॉर्मिडेबल फोर्स। तो जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था जिसमें गैप आया हुआ था, वो गैप को भी फिल कर रहा है, नैरो डाउन कर रहा है। जैसे कि RJD जो था यादव बेस्ड ऐसे समझा जाता है, तो वो उनको इंटरमीडिएट कास्ट तो थे ही, वो इंटरमीडिएट कास्ट उनको बोला जाता है जो खास करके बोलते हैं इनका राइज हुआ आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वेस्ट यूपी पंजाब हरियाणा। और वो लोग सोशल हायरार्की में तो नीचे थे, लेकिन वो इतने भी नीचे नहीं थे कि वो शेड्यूल कास्ट में जाएं। और वही उनको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए ललिता चंद्रशेखर बोल रही हैं कि उन्होंने यादव को इंटरमीडिएट क्लास बना दिया, या कास्ट भी बोल सकते हैं, इन्होंने क्लास लिखा, क्लास से बोलेंगे, फॉर्मिडेबल फोर्स बना दिया, पॉलिटिकली तो बिल्कुल बना दिया। नीतीश कुमार ने उनके नीचे एक कुर्मी कास्ट है, उनको यादव के जस्ट पीछे पीछे वो आ रहे हैं, वो भी फॉर्मिडेबल फोर्स बना चुके हैं वहाँ पर। तो इस तरह से वो गैप को फिल कर रहे आपस में भी, और ऊपर में जो थे उनसे भी गैप को नैरो डाउन कर रहे। ये हो गया। और सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट जो बोलते हैं कि कास्ट के कारण लॉस हो रहा है, या तो उनका नेगेटिव व्यू रखते हुए CP भामरी बोलते हैं कि कास्ट पॉलिटिक्स इज नॉट गुड इन लॉन्ग रन में देख के बोलते हैं। व्हेन वन पार्टी मोबिलाइजेज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, अदर मोबिलाइजेज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन।
तो यदि कुछ कास्ट पे जाते तो कुछ लोग रिलीजन पे जाते काउंटर करने के लिए कि इधर नहीं हुआ तो उधर से जाएंगे आएंगे। आशुतोष वार्स ने बुक इंडिया इम्प्रोबेबल डेमोक्रेसी में लिखते हैं कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन हैज नॉट रिजल्टेड इनटू एनी कॉन्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये बोलते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडियन सोसाइटी या स्ट्रक्चर है वो में से कोई कॉन्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, बस इधर से उधर हल्का फुल्का थोड़ा सा ब्रेकिंग डाउन हुआ है। इंडियन डेमोक्रेसी हैज नॉट डन इनफ इन बिटवीन द इलेक्शंस। तो इलेक्शन के समय तो मोबिलाइज हो जाते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है सब कुछ होता है, लेकिन बीच में वो कुछ खास नहीं करते। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा रहता होगा, यदि कर देंगे तो फिर वो आगे वोट कैसे लेंगे। वाई रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब है कि ये कास्ट का रोल ही क्यों है। तो रजनी कोठारी बोलते हैं कि सिंस सोसाइटी इज ट्रेडिशनल, हमारा सोसाइटी तो ट्रेडिशनल है और डेमोक्रेसी ऊपर से इम्पोज किया है कॉलोनियल पावर ने, मॉडर्निटी। तो सिंस सोसाइटी इज ट्रेडिशनल, कास्ट एंड रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन इज नेसेसरी। तो ये होना ही है। एमएन श्रीनिवास बोलते हैं कास्ट इज प्रेजेंट इन माइंड्स ऑफ पीपल एट सबकॉन्शियस लेवल। दैट्स करेक्ट थिंग। सबकॉन्शियस लेवल पे पीपल के माइंड्स में है। आंद्रे बेटेली बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिमोलिश कास्ट सिस्टम, क्वेश्चंस विजडम ऑफ नेहरू। तो ये बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट सिस्टम को एबॉलिश नहीं किया और अफर्मेटिव एक्शन को नाम लिया होगा उन्होंने। आप ही बोला कि नेहरू का विजडम को क्वेश्चन किया कि उन्होंने क्यों नहीं किया। ठीक है, उनका व्यू है। कंचन चंद्रा पॉलिटिकल पैट्रोनेज इज बेस्ड ऑन कास्ट। कंचन चंद्र बोलते हैं कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो मिलता है, मान लो किन्हीं को मिनिस्टरशिप मिलता है या तो किसी कास्ट को कुछ प्रमोट करते हैं, वो सभी कास्ट बेस पे है। ठीक है, ये इसके कारण रोल रहा है। तो एमएन श्रीनिवास ने बोला सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। रजनी कोठारी ने बोला सोसाइटी ट्रेडिशनल है तो मोबिलाइजेशन तो उस बेस पे होगा ही होगा। आंद्रे बेटेली बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही मतलब कुछ नहीं किया। फिर कंचन चंद्रा बोलती है कि पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिलता है। ठीक है, इसके कारण अभी है तो है। इसमें क्वेश्चन आया था राइज ऑफ ओबीसी या राइज ऑफ दलित, कोई क्वेश्चन आ चुका है इसमें। तो इसमें है कि ओबीसी पॉलिटिक्स देखेंगे, पहले देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन है कि ये इंटरमीडिएरी कास्ट है, न्यूमेरिकली स्ट्रांग है। शूद्राज अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति में शूद्रा बोला गया था, मनुस्मृति में इनको। मार्क गैलेंटर बोलते हैं, मार्क गैलेंटर सेकुलरिज्म में भी आए थे। बुक कंप्यूटिंग इक्वालिटीज में बोलते हैं कि लॉ एंड बैकवर्ड क्लास इन इंडिया में बोलते हैं कि ओबीसी इज लूज कंसेप्ट विच कीप्स ऑन चेंजिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो सोशल एंड इकोनॉमिक तो ये लूज कॉन्सेप्ट है, इसमें जो घुस गए सब घुस जाएंगे। शेड्यूल कास्ट में है कि एकदम टाइट कॉन्सेप्ट है कि वो अनटचेबल्स हैं, अनटचेबल्स है, कितना भी ऊपर जाए वो अनटचेबल्स रहेंगे। लेकिन ओबीसी में लूज कॉन्सेप्ट है, थोड़ा चेंजिंग होता रहता है। रिप्रेजेंट फार्मर्स, कल्टिवेटर्स, और इनमें जो इनका प्रोफेशन भी बहुत वेरिड है। ये नोट होमोजीनियस है, सम एट पार विद दलित, सम वेरी पावरफुल। तो आजकल सब कैटेगराइजेशन की बात होती है, खास करके प्राइम मिनिस्टर बात करते रहते हैं। तो उसमें है कि जैसे कुछ कास्ट हो गए, जैसे कि यादवपुर में ऊपर है उनमें से, और जो ओबीसी में जो नीचे लेवल पे हैं वो तो दलित से टच करता हुआ उनका स्टेटस है, इकोनॉमिकली सोशली दोनों, पॉलिटिकली भी। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगा तो पॉलिटिकली मोबिलाइज नहीं होते, जल्दी हो पाते हैं। मोस्ट डोमिनेंट मोस्ट सीएम्स उनको मिल रहा है। हाई नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू मंडल हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन में मंडल का रिजर्वेशन आने के कारण, 27% रिजर्वेशन के कारण उनका एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोपोर्शन बढ़ रहा है धीरे धीरे। और वो सीएम भी मिला, जैसे यूपी का है, बिहार का है, आप तमिलनाडु का ले लो, ये सब है। अभी छत्तीसगढ़ में भी ले सकते हैं, जो भी हो। अब हिस्ट्री ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स में क्या है, क्रिस्टोफर जेफर लोग बोलते हैं कि वो साइलेंट रिवॉल्यूशन का नाम देते हैं और बोलते हैं साउथ इंडिया में पहले आया, ओल्डर भी है, मैच्योर भी है। इसको एनालाइज किया जाता है साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया करके। तो वो साउथ इंडिया वाले को ओल्डर मैच्योर बोलते हैं क्योंकि उसमें डीएमके, द्रविड़ कजगम और नायकर का जो था वो ओबीसी मूवमेंट टाइप का ही था। कंपोजिशन ऑफ सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ, ओनली ब्राह्मण अपर कास्ट बेस्ड आर ओबीसी। असल में साउथ में जो भी अपर कास्ट है सिर्फ ब्राह्मण है, उधर क्षत्रिय और ढेर सारे न्यूमरस अपर कास्ट नहीं है, बाकी जो भी है ओबीसी है।
लीडर्स लाइक ज्योतिबा फुले, सत्य शोधक समाज, ईवी रामास्वामी नायक, पेरियार सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, श्री नारायण गुरु, श्री नारायण धर्म परिपालन युगम, स्ट्रेंथन ओबीसी बाय रेजिंग कॉन्शियसनेस। तो गौर करने की बात है कि ये लोग दलित जो पर्सपेक्टिव में हम लोगों ने पढ़ा था, वो ये लोग ओबीसी मूवमेंट्स वाले थे, और अंबेडकर जो थे पैन इंडिया, वो दलित थे, शेड्यूल कास्ट रिलेटेड थे। एथनिजाइजेशन भी हुआ है क्योंकि वो साउथ में खास करके तमिल में उन्होंने द्रविडियन आइडेंटिटी को ही पकड़ा। उसके बाद आता है कि नॉर्थ इंडिया में कैसे, तो उसको कंपेयर करेंगे कि ये भी आज़ादी से पहले का मामला है। आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट चलाया, फिर ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक रिलीजन रहा, मोर देन वन अपर कास्ट, हेंस नॉट इजी फॉर बैकवर्ड टू काउंटर, कि अपर कास्ट यहाँ एक दो नहीं है, हर स्टेट में बहुत ज़्यादा है, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण ऐसे कर करके हैं। बैकवर्ड वेंट फॉर संस्कृताइजेशन, हेंस हेजेमोनी ऑफ ब्राह्मण्स कंटिन्यूड। तो ये जो कंसेप्ट एम एन श्रीनिवास का है कि संस्कृताइजेशन किया, तो उसी सिस्टम में, ब्राह्मणिकल सिस्टम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसको ब्रेक नहीं कर रहे थे। जबकि साउथ में उन्होंने ब्राह्मण एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट चला दिया कि ब्राह्मणी कोई ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पर हेजेमोनी ऑफ ब्राह्मण्स कंटिन्यू रह गया। ओबीसीज रिमेन पार्ट ऑफ कांग्रेस इंस्टीड ऑफ ऑटोनोमस पार्टी लाइक डीके इन तमिलनाडु। अब सतीश देशपांडे, ये जो भी था, ये इनका था, अब इनका क्रिस्टोफर जफर लोग का पढ़ रहे थे। अब आएंगे हम लोग, सतीश देशपांडे बोलता है कि इनका आर्टिकल था द ओबीसी प्राइमर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। ओबीसी को प्राइमर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बोलते हैं, कैसे प्राइमर रहेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ओबीसी पॉलिटिक्स इज हार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, 42% पॉपुलेशन है, हेंस पार्ट ऑफ एनी अलायंस। तो पॉपुलेशन पे इन्होंने एक रफ एस्टिमेट दिया है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में हुआ है, उनका डाटा रिलीज नहीं होता, वो पॉलिटिकल इश्यू बन जाता है कि अराउंड 52%, रफली 45 to 50 के अराउंड है ओबीसी। 42% पॉपुलेशन है पार्ट ऑफ एनी अलायंस में, इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी अलायंस में चले जाते हैं, हो ही जाते हैं, फिट बैठ जाते हैं। स्टेट पॉलिटिक्स इज ओबीसी पॉलिटिक्स आज के। यार एक चीज पूछनी है मुझे, हम ये डेटा कैसे कोट कर सकते हैं 42% पॉपुलेशन वाली बात को, क्योंकि हमारे पास कोई भी सर सतीश देशपांडे का नाम लिख के वो उन्होंने बोला होगा, तो उन्होंने बार बार इनका नोट्स में यही देख रहा हूँ, 42% सिर्फ यही लिखते हैं। मतलब ऑफिशियली तो ऐसा कुछ है नहीं, आई थिंक। नहीं, ऑफिशियली नहीं है। ठीक है, मतलब सतीश देशपांडे को नाम लिख के फिर कर सकते हैं। हाँ, ऑफिशियली रिलीज नहीं हो रहा, वैसे रफ एस्टिमेट चलता है 45 to 52% के बीच में है, तो अपन बस वो रफ ही चलता है। और लेकिन पॉलिटिकल साइंस में तो सतीश देशपांडे का नाम लिख ही सकते हैं कि उन्होंने बोला है। ठीक, 42% पॉपुलेशन है, पार्ट ऑफ एनी अलायंस में ये फिट कर जाते हैं। और ये तो स्टेट पॉलिटिक्स को ओबीसी पॉलिटिक्स बोलते हैं। यूपी का एग्जांपल ले सकते हैं, बिहार का एग्जांपल ले सकते हैं, आपको तमिलनाडु तो पूरा ही है, आप तो छत्तीसगढ़ में भी आप बोल सकते हैं, मतलब दलित चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, तो बहुत सारा ठीक है, बहुत जगह जगह अपना अपना चल रहा है इनका। कोलिशन गवर्नमेंट एट सेंटर मार्क्स ओबीसी पॉलिटिक्स, तो जब जब कोलिशन पॉलिटिक्स होता है, गवर्नमेंट आती है सेंटर में, तो वहाँ पर भी रीजनल पार्टी आते हैं। रीजनल पार्टी मोस्टली ओबीसी पॉलिटिक्स कर रही होती है, क्योंकि उनका न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो वो उनकी पार्टी के स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एज पर सोशलिस्ट करके कोट कर सकते हैं ना वो डेटा को, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। नहीं, हाँ उसी का सोशलिस्ट के डेटा वो वही गैदर करते हैं मोस्टली, देखा जाए तो। लेकिन उन्होंने रिलीज नहीं किया ना कास्ट बेस, इसी के लिए तो पॉलिटिक्स हो रहा है। नहीं किया है कोई, लेकिन सोशलिस्ट कर सकता है। एज पर सोशलिस्ट मतलब सोशलॉजिस्ट 42% to 52%, मतलब वही डेटा एस्टिमेट करके दे सकते हैं। ओके, ये सही, ये हाँ, ये सही कह रहे हैं। हाँ, बाइस डिफरेंट सर्वे और ऑब्जर्व, हाँ, सर्वे इन अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट, सही करें। तो सतीश देशपांडे ने भी, इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स ओबीसी को प्राइमर बोला, इंडियन पॉलिटिक्स को, कि ये शेप करते रहते हैं। ये एक क्वेश्चन आ चुका है, शायद राइज ऑफ दलित मूवमेंट था या राइज ऑफ ओबीसी मूवमेंट था, तो दूसरा का बनता है चांस, तो यही एक राइज है, नॉर्थ साउथ में डिवाइड करके बोला गया, सतीश देशपांडे को प्राइमर बोलते हैं आज के। अब आते हैं दलित पॉलिटिक्स इंडिया, इनमें है कि सिंस प्री इंडिपेंडेंस टाइम ये भी चल रहा है। बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इज ऑफ अम्बेडकर रहा है। 3 चॉइसेज ऑफ अपलिफ्टमेंट है, या तो कोऑप्ट हो जाए, गांधीयन अप्रोच था, या तो ऑटोनॉमी लेके चलें जो कि अम्बेडकर जी का था, या तो रेडिकलिज्म था इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन, अम्बेडकर रिजेक्टेड द अप्रोच। तो आप चलेंगे पहला को ऑप्शन में, कि इसमें गांधीयन अप्रोच है, दलित टू रिमेन विथ कांग्रेस रहेंगे,
प्रिफर्ड बाय बाबू जगजीवन राम, और वो दलित लीडर थे और मीरा कुमार के फादर थे, और वो लास्ट तक कांग्रेस में रहे। वो निकले कांग्रेस के लाइन से, कांग्रेस से बाहर भी आए लेकिन उन्हीं से जुड़े रहे पॉलिटिक्स में। रामविलास पासवान भी, उदित राज एमपी हैं अभी फिलहाल थे, हाल फिलहाल तक, पिछली बार तक दिल्ली से। तो ये लोग को ऑप्शन मेथड चलते हैं पॉलिटिक्स में। सिंस एनहाइलेशन ऑफ कास्ट इज यूटोपिया वर्क विथ मेजर पार्टी, तो इनका एजेंडा होता है कि मेजर पार्टीज में ही, जैसे रेनबो कोलिशन पहले चलता था कि उसी के अंदर बार्गेन करते थे, तो इन लोगों का अप्रोच वही कि पावर में रहे और बार्गेन करें और शेयर लें हमारे कास्ट के लिए और क्लास के लिए। और ये इनहाइलेशन ऑफ कास्ट जो लिखा गया था अम्बेडकर के द्वारा, उनको यूटोपिया समझते हैं और बोलते हैं कि मेजर पार्टी से सफर करना है। और अम्बेडकर जो थे वो ऑटोनॉमी चाह रहे थे, और 1990s में सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज में हमने देखा कि ऑटोनोमस हो ही गए लास्ट। उनका अप्रोच है रिप्रेजेंटेड बाय काशीराम, द फाउंडर ऑफ बीएसपी। बाबा तेरा काम अधूरा, काशीराम करेगा पूरा, इनका नारा था। बीएसपी ब्लू एलिफेंट ब्लू, ऑल इक्वल बीनीथ स्काई, एलिफेंट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। एलिफेंट शो करता है न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, और ब्लू कलर शेप शो करता है कि ऑल इक्वल है बीनीथ स्काई, आसमान के नीचे सभी बराबर हैं, और ब्लू है उनका झंडा होता है। अजय बोस बुक में लिखते हैं कि बहन जी नाम का बुक है, ये पॉलिटिकल बायोग्राफी मायावती में, कि शी कुड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट अम्बेडकर्स अप्रोच, लेटर सफर्ड विथ मेगालोमेनिया, ऑब्सेशन विथ पावर एंड दलित्स आर गोइंग अवे। तो ये यूएसएसआर के कंसेप्ट या क्या उसको हेजेमोनिक पावर के यूज होता था, मेगालोमेनिया यहाँ भी है कि इन्होंने सपोर्ट फॉर मेगालोमेनिया हो गया, पावर के लिए इन्होंने बहुजन समाज का कॉन्सेप्ट दिया कि बहुजन सभी प्रकार के लोग रहेंगे। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाए टू गेन द पावर, और इसके कारण हुआ कि इनका जो दलित का एजेंडा था वही लूज कर गया और इनकी क्रेडिबिलिटी अमॉन्ग दलित ही सफ़र कर गई। इसके बाद है रेडिकलिज्म अप्रोच है तीसरा। तो ये लोग ऑटोनोमस चले थे लेकिन ऑटोनोमस हुए नहीं। रामविलास पासवान ने ऑटोनोमस पार्टी बनाया लेकिन वो कोऑप्टर सिस्टम में रहे, हमेशा पार्टी को लेकर चले जाते थे उधर। रेडिकलिज्म में एक दलित पैंथर्स भी बना था महाराष्ट्र में, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्रैग्मेटिक अप्रोच नहीं लिया। तो प्रैग्मेटिक अप्रोच ने दलित में एक ही लिया बीएसपी ने, और वो पावर शेयर किया, बल्कि पावर में भी रहे। दलित पैंथर्स पार्टी बना था महाराष्ट्र में, वो कभी प्रैग्मेटिक अप्रोच इन विथ रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल एक्शन नहीं लिया, तो वो पावर कभी नहीं गेन कर पाए। तो अचीवमेंट में ये बोल सकते हैं कि दलित यदि पावर कहीं लिए, पावर में आए हैं ऑन इट्स ओन, तो वो बीएसपी में ही आया। दाव उनकी बाद में क्रेडिबिलिटी लूज हो गई, धीरे धीरे सफर कर गया, लेजिटिमेशन क्राइसिस में हो गया वो। रेडिकलिज्म में कि इंस्पायर्ड बाय मार्क्सिस्ट आइडिया ऑफ स्ट्रगल एंड रिवॉल्यूशन, अम्बेडकर रिजेक्टेड द अप्रोच किया उन्होंने। दलित पैंथर्स बना इंस्पायर्ड बाय ब्लैक पैंथर मूवमेंट ऑफ यूएसए। आई एम डेड टू काउंटर शिवसेना लीडर्स वे जेवी पवार, राजा धाले, नामदेव धसाल, ये लोग लीडर थे। और रिवाइवल ऑफ रेडिकलिज्म हम देखते हैं आज के समय भीम आर्मी में अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर। वो भी अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो बनाए लेकिन उनका एजेंडा अभी है कि हर जगह वो रेडिकल अप्रोच अपनाते हैं और उसी के थ्रू अभी वर्क कर रहे हैं। तो इससे लेजिटिमेशन बढ़ती है, लेकिन टू गेन द पावर उनको फिर वो बाद में क्या होगा, उनके फ्यूचर उनके विजडम पे डिपेंड करता है कैसे जाते हैं। प्रताप भानु मेहता बोलते हैं कि न्यू दलित चैलेंज, तो किस चीज़ को न्यू दलित चैलेंज बोलते हैं तो देखते हैं। न्यू जनरेशन ऑफ दलित पॉलिटिक्स इज रिफ्लेक्टिंग प्रोफाउंड चेंजेज। अब देख रहे हैं कि जो नया दलित पॉलिटिक्स चल रहा है, जो जनरेशन आया उसमें बहुत चेंजेस है। रिजेक्शन ऑफ मैनेजरियल अप्रोच, को ऑप्ट विदाउट सिंबॉलिक ट्रांसफर ऑफ पावर, मेक दलित प्रेसिडेंट। जैसे कि रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बना दिया गया है, तो ये रिजेक्ट करते हैं मैनेजरियल अप्रोच में कि ये क्या कह रहे हैं, रिजेक्शन मैनेजरियल अप्रोच, जैसे को ऑप्ट विदाउट सिंबॉलिक ट्रांसफर ऑफ पावर, दैट इज मेक दलित। मतलब जैसे पंजाब में हुआ ना, पंजाब में जैसे कांग्रेस ने शायद प्रेसिडेंट या कोई बनाया अभी रिसेंटली, चीफ मिनिस्टर बनाया ना दलित का, तो मतलब सिर्फ एक या दो बंदों को बनाने से फायदा नहीं है, पूरा ट्रांसफर ऑफ पावर करो, प्रॉपरली करो, मतलब सिर्फ नॉमिनल हेड मत बनाओ हमको ऐसा। मैनेजरियल है ना, वो वहां से इंस्पायर्ड है कि मैंने जो अभी जेम्स बुरमान का कॉन्सेप्ट था ना ये, कि जब मैनेजरियल रेवोल्यूशन होगा तो जो कमजोर पीढ़ी से है या जो कमजोर है वो भी उठ सकता है, कोई इलीटनेस खत्म हो जाएगी। और इन्होंने क्या किया कि मैनेजरियल रेवोल्यूशन को रिजेक्ट किया है, ये फंडामेंटलिस्ट है नेचर, और इन्होंने कहा है कि
सिर्फ सिंबोलिज्म हो रहा है और रियल एस्पेक्ट या फंडामेंटल चेंजेस नहीं आ रही हैं। दिस इज अ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स, इस डायमेंशन में कह रहे हैं। जी सही कह रहे हैं। और प्रताप भानु मेहता बोल रहे हैं कि दलित्स आर बिल्डिंग काउंटर हेजेमनी। तो कैसे? चैलेंजिंग हिस्ट्री, रीराइटिंग हिस्ट्री। तो ये यहाँ पर इनका है कि कभी कभी वो ना चैलेंज हिस्ट्री करते हैं, कभी राम के कंसेप्ट को नकार देते हैं, कभी वो ब्राह्मणिकल जो भी कंसेप्ट बना हुआ रिलीजन का उनको भी नकार देते हैं, कभी वो बोलते हैं कि हम लोग मूल निवासी हैं कंट्री के। तो इन आइडियाज़ के थ्रू वो काउंटर हेजेमनी कर रहे हैं। फिर है कि एग्जाम्पल में इंस्टीड ऑफ यूजिंग वी वॉन इन द भीमा कोरेगांव दे यूज यू आर डिफीटेड। तो ये इनका पर्सपेक्टिव भी चेंज है, हो रहा है थोड़ा, कि चीज़ों को देखने का, पकड़ने का। तो ग्राम्सियन वाला बोल सकते हैं कि काउंटर हेजेमनी में ये माइंड गेम स्टार्ट किए इन्होंने। तो जैसे कि हम जीते नहीं हैं, आप हारे हो, तो हम जीते तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोल रहे यू आर डिफीटेड। तो सीपी भामरी में यहाँ पर बोलते हैं इट इज गुड दैट कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग बट दलित्स शुड मेक अलायंस विथ प्रोग्रेसिव फोर्सेज। तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है कि कॉन्शियसनेस राइज कर रहा है, प्रताप भानु मेहता की तरह बोला न्यू दलित चैलेंज आ रहा है, लेकिन दलित शुड मेक अलायंस विथ प्रोग्रेसिव फोर्सेज, लिबरल वैल्यूज ये सब करके आगे बढ़ेंगे। किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने लिखा होगा कि प्रोग्रेसिव तो रिग्रेसिव बन रहे हैं? तब इनको कोई क्लियर कर सकते हैं कि वो प्रोग्रेसिव फोर्सेस के साथ अलायंस करने के लिए बोले तो ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि रिग्रेसिव फोर्सेस के साथ अलायंस हो रहे या? नहीं वैसा कुछ नहीं है। आई थिंक व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज कि डोंट गो अलोन। जो आई थिंक कोई थियरी भी है कि काउंटर रिवॉल्यूशन करने के तुम अकेले मत जाओ, तुम अलग अलग अपने टाइप के मैनेजर बना लो, अलग अलग लोगों के साथ में डील करो एंड तुम टुगेदर विद अदर पीपल। प्रोग्रेसिव का मतलब ये भी हो सकता है नॉट टू रिमेन अलूफ फ्रॉम द डेवलपमेंटल एस्पेक्ट, फंडामेंटली डेवलपमेंटल एस्पेक्ट ऑफ लोअर कास्ट या दलित्स का, जहां पे वो सिर्फ सेपरेट होकर के डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन में पीछे ना हटे, ट्रैप में ना फंसे, एक डिके ना हो। इस डायमेंशन में सोच रहा था मैं कि एक अगर प्रोग्रेसिव का ये कांग्रेस में व्यू भी हो सुधर सकता जाए है तो कि और बढ़ो, rather than हाँ getting marginalized from the society. वही जो सर बता रहे कि आइसोलेशन से बच के आप जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स चल रही है उसमें अपने आप को सेटअप करो, शायद ये प्रोग्रेसिव व्यू फोर्सेस हो सकते हाँ, तो कह सकते हैं कि पॉलिटिकली भी प्रोग्रेसिव बनना है, सोशली भी प्रोग्रेसिव बनना है, इकोनॉमिकली भी, इकोनॉमिकली तो होने होना। तो प्रोग्रेसिव फोर्सेस के साथ अलायंस करके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाएं। चलो यार, आई थिंक काफी टाइम हो गया है, क्विकली इसको समराइज करते हैं। समराइज। हाँ ठीक है, मेरा आवाज आ रहा है ना मेरा? जी ओके, तो फिर हम लोगों ने 2-3 टॉपिक देखे, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, ओबीसी पॉलिटिक्स एंड दलित पॉलिटिक्स। तो विल गो वन बाय वन, क्विकली समराइज। अच्छा, इट इज सेड दैट इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट बट दे वोट देयर कास्ट। क्रिस्टोफी जेफरीलॉट ने मोज़ैक ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बोला है। मंडल कमंडल आर इडियम्स। कास्टा वर्ड कम्स फ्रॉम पोर्तुगीज वर्ड कास्टा। फिर सोशियोलॉजी का एक्सप्लेनेशन दिया है इसको लुइस डुमोंट, जिन्होंने बोला है कि इट इज अ वे ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम क्लास। तो ही हैज कंपेयर्ड क्लास एंड कास्ट। तो क्लास मेरिट से होता है, कास्ट बाय बर्थ होता है। क्लास इज बेस्ड ऑन इकोनॉमी, कास्ट इज बेस्ड ऑन प्यूरिटी एंड पोल्यूशन। क्लास कोई भी एंटर कर सकता है, कास्ट में रिजिडिटी है, चेंज नहीं कर सकते हैं। हाउएवर ये जो सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन लुइस डिमॉन्ड का है, उसको काउंटर करा है एमएन श्रीनिवास ने, जिसमें वो कहते हैं कि 3 चीजें बोली उन्होंने। एक, संस्कृताइजेशन, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, तो संस्कृताइजेशन में बोला है कि इट इज पॉसिबल टू चेंज योर कास्ट स्टेटस, इलिवेशन करा है बहुत सारे लोगों ने। फिर डोमिनेंट कास्ट का डेफिनेशन उन्होंने दिया है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पावर जिनके पास है, जैसे कि लैंड ओनर्स है, न्यूमेरिकल मेजोरिटी है, सोशल स्टेटस है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अपर कास्ट। फिर एग्जाम्पल दिया यादव जी यूपी बिहार, जाट इन हरियाणा, मराठा दिन महाराष्ट्र, रेड्डी कम्मा कप्पू आंध्रा, लिंगायत ओक्कलिगन कर्नाटका। अगर हिस्ट्री देखना है कास्ट पॉलिटिक्स का,
तो एंशियंट टाइम्स में भी क्षत्रियाज एंड ब्राह्मण्स अलायंस बना था, जो हिंदुइज्म बोला जाता है। क्षत्रियाज एंड वैश्यास केम टुगेदर फॉर बुद्धिज्म। ब्रिटिश ने सेपरेटिस्ट का गेम खेला। पॉलिटिकल पार्टीज इवन नेशनल मूवमेंट के दौरान भी पॉलिटिकल कास्ट पे पॉलिटिक्स करती थी, जैसे कि ब्राह्मण्स कांग्रेस, ओबीसी इन डीके एंड रिपब्लिकन दलित्स। फिर इवन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ यूजेस कास्ट एज अ एफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज के लिए। इसको शायद किसी स्कॉलर ने क्रिटिसाइज भी करा है नीचे। हाँ, एंड्री बेटिली बोलते हैं इवन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एबॉलिश द कास्ट सिस्टम एंड ही क्वेश्चन द विजडम ऑफ नेहरू जी। फिर एक और है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स की वजह से कास्ट का बढ़ रहा है रोल एंड रीजनल पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन हो रहा है। मंडल कमंडल देख लिया अपन ने, मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बीपी मंडल जो कमेटी के अध्यक्ष थे। रीजनल पार्टीज इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से अलग अलग कास्ट के अलग अलग पार्टीज बन रहे हैं। लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इसके वजह से भी कास्ट पॉलिटिक्स स्ट्रेंथन हुआ है। राइज ऑफ बीएसपी हुआ है, जिससे कांग्रेस की वोट बैंक को खतरा आया। फिर इवन नॉन हिंदू जो है वो भी कास्ट सिस्टम के अंदर पार्ट हो गए थे दलित्स वगैरह इसमें। फिर ठीक है, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या क्या है? दो अलग अलग व्यू पॉइंट है, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड वीकन डेमोक्रेसी। कौन बोलता है स्ट्रेंथन किया है? रजनी कोठारी, क्रिस्तोफर जेफरीलॉट, योगेंद्र यादव, सतीश देशपांडे। एंड अगेंस्ट कौन कौन है इसके? एंड्री बेटिली, आशुतोष वार्ष्णे, सीपी भामरी। तो इनके व्यूज देखते हैं वन बाय वन। रजनी कोठारी ने बोला है कि इंडियन डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कास्ट। बाकी कंट्रीज में, बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कास्ट नहीं है, इसलिए वहां पे फेल हो गए वो लोग। व्हाई? बिकॉज कास्ट इज यूज्ड फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस and that is where he gave the concept of politicization of caste. He gave three concepts: secularization, integration and consciousness. Secularization of caste has happened because of secular benefits. इंटीग्रेशन जैसे मजगर अलायंस एंड अजगर अलायंस। मजगर में क्या आता है? मुस्लिम्स, अहीर्स, जाट्स, गुज्जर्स एंड राजपूत्स। खाम हो गया, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम। फिर कॉन्शियसनेस बड़ा है अमंग द लोअर कास्ट, जिसकी वजह से दलित जैसे अपनी खुद की पार्टी बना ली उन्होंने, बीएसपी बन गई। तो रजनी कोठारी सेक्युलराइजेशन का कंसेप्ट दिया है, इंटीग्रेशन का दिया है, कॉन्शियसनेस का दिया है। रुडोल्फ एंड रुडोल्फ बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशन एज वेल एज ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्निटी। क्रिस्टोफर जेफरीलॉट का बुक का नाम है द साइलेंट रिवॉल्यूशन। वो बोलते हैं कि कास्ट बेस्ड मोबिलाइजेशन की वजह से साइलेंटली रिवॉल्यूशन आया है। प्रोफेसर योगेंद्र यादव डेमोक्रेटिक अपसर्ज का कंसेप्ट दिया है। फर्स्ट इन 1960s ओबीसी कांग्रेस से बाहर आए, सेकंड इन 1990s दलित्स कांग्रेस से बाहर आए, एंड रिसेंटली लाइक समबडी कमेंटेड 2014 में Muslims leaving Congress and rise of middle class decided as third democratic upsurge. फिर ललिता चंद्रशेखर है, she emphasized on emancipatory power of caste politics. सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट सीपी भामरी जो बोलते हैं अगर एक पार्टी कास्ट यूज करे तो अदर पार्टी गोज फॉर रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन, तो इसीलिए लॉन्ग रन में अच्छा नहीं होगा ये। आशुतोष वार्ष्णे इन हिज बुक इंडिया इम्प्रोबेबल डेमोक्रेसी फोकस्ड की caste based mobilization has not resulted in any concrete transformation or distribution of power. सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे ही होता है, बाकी टाइम पे कुछ नहीं होता है। अच्छा, फिर एक देयर आर सम स्कॉलर्स जो क्वेश्चन करते हैं कि व्हाई इज कास्ट नेसेसरी या फिर नीडेड इन पॉलिटिक्स। रजनी कोठारी बोलते हैं कि सोसाइटी ट्रेडिशनल है तो कास्ट एंड रिलीजन तो आएंगे ही। एमएन श्रीनिवास बोलते हैं कि कास्ट इज इन द सबकॉन्शियस माइंड्स ऑफ द पीपल। एंड्री बेटेली ने बोला कि इवन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स लाइक नेहरू जी डिड नॉट एबॉलिश द कास्ट सिस्टम। कांचन चंद्रा पॉलिटिकल पैटर्नेज दिया जाता है कास्ट के लिए। इवन टुडे वी कैन सी लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर गिवन बेस्ड ऑन कास्ट। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक है ओबीसी पॉलिटिक्स एंड दलित पॉलिटिक्स। ओबीसी पॉलिटिक्स में वी कैन इंट्रोड्यूस विद इंटरमीडिएट कास्ट है, न्यूमेरिकली स्ट्रांग है, इनको शुरुआत बोला जाता है अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। मार्क गैलेंटर की बुक है द कॉम्पिटिंग इक्वालिटीज लॉ एंड बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। इसमें बोलते हैं ओबीसी इज अ लूज कॉन्सेप्ट, दे रिप्रेजेंट फार्मर्स एंड कल्टिवेटर्स, दे आर नॉट होमोजेनियस, हाउएवर दे आर द मोस्ट डोमिनेंट एंड इसमें से ही ज्यादा से ज्यादा सीएम बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन इन्हीं के पास है।
हिस्ट्री ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स में क्रिस्टोफर जेफर लॉट इन हिज बुक साइलेंट रिवॉल्यूशन कंपेयर करा है नॉर्थ इंडिया को एंड साउथ इंडिया को। तो ओबीसी पॉलिटिक्स इन साउथ इंडिया इज ओल्डर एंड मैच्योर। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्टॉलवर्ड्स लाइक ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज, ईवी रामस्वामी नायकर, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम, SNDP। तो इतनी सर्वेलेशन हुआ है यहाँ पे, द्रविडियन आइडेंटिटी बन के उभर के आई काफी अच्छे से। एंड यहाँ पे ओनली ब्राह्मीण अपर कास्ट है एंड रेस्ट ऑल आर ओबीसी इन द साउथ। अब नॉर्थ इंडिया में क्या है, पहले तो यार कोई एक कॉमन ऑपोजिशन नहीं है, मतलब एक सिंगल अपर कास्ट नहीं है, बहुत सारे अपर कास्ट है, तो बैकवर्ड क्लास को इकट्ठा आना बहुत मुश्किल हो गया। फिर जैसे यहाँ पे आर्य समाज, शुद्धि मूवमेंट जैसे मूवमेंट्स चले बहुत सारे, वैदिक रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा दिखता है यहाँ पे। तो बहुत सारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग थे, दे वेंट फॉर संस्कृताइजेशन। So that is why hegemony of Brahmins continued and OBCs remained as a part of Congress. Satish Deshpande in his book The OBC Primer of Indian Politics, वो कहता है कि अराउंड 42% ऑफ पॉपुलेशन है ओबीसी का, तो हर अलायंस में होने ही वाले हैं। स्टेट पॉलिटिक्स इज इक्वल टू ओबीसी पॉलिटिक्स। कोएलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर जब से आया है तो ओबीसी का रोल तो प्राइमरी बन ही गया उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन में दिया है कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर अंबेडकर है। 3 चॉइसेस है दलित के पास, क्या करना है सॉल्यूशन। एक है कोऑप्शन जो गांधीयन अप्रोच है, सेकंड है ऑटोनॉमी जो अंबेडकर का अप्रोच है, एंड थर्ड है रेडिकल अप्रोच जो मार्क्सिस्ट रिवॉल्यूशनरी अप्रोच है। तो कोऑप्शन वाला अप्रोच किसने लिया, ये दे रिमेन्ड विद इन द कांग्रेस लाइक बाबू जगजीवन राम, रामविलास पासवान या फिर उदित राज। तो वो कहते हैं कि अनहिलेशन ऑफ कास्ट इज यूटोपिया। ऑटोनॉमी वाला अप्रोच वाज फॉलोड बाय कांशीराम हु वाज द फाउंडर ऑफ बीएसपी। जैसे उनका एक स्लोगन है, बाबा तेरा काम अधूरा, कांशीराम करेगा पूरा। एंड बीएसपी का सिंबल जो है ब्लू, इट रिप्रेजेंट्स एवरीबॉडी अंडर द स्काई इज इक्वल। एलिफेंट which represents the majority or the numerical strength। अजय बोस है, उनका बुक है बहन जी, जो मायावती का बायोग्राफी है, उसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने इम्प्लीमेंट तो कर दिया अंबेडकर का अप्रोच प्रैक्टिकली, लेकिन उसके में मेगालोमेनिया आ गया, ऑब्सेशन हो गया पावर के साथ में। एंड थर्ड कॉन्सेप्ट जो है रेडिकलिज्म, थर्ड ऑप्शन था। तो ये मार्क्सिस्ट आइडिया था जो कि ट्राई किया था दलित पैंथर्स इन महाराष्ट्र, व्हिच वाज बेस्ड ऑन द ब्लैक पैंथर मूवमेंट इन यूएसए। इसका एम क्या थे, टू काउंटर शिवसेना। And recent times में we can see that in the form of revival of Bhim army। Pratap Bhanu Mehta in his article New Dalit Challenge, he says new generation of Dalit politics is emerging। कैसे? Because they are rejecting the managerial approach, मतलब कि सिर्फ symbolism या फिर nominal approach से नहीं चलने वाला है। So what do they want? They are trying to build a counter hegemony। How? By challenging history or rewriting history। We can see example of भीमा कोरेगांव, जहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं विन ऑफ दलित्स ओवर मराठास। तो सीपी भामरे एक सजेशन देते हैं कि ठीक है, इट्स गुड दैट कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग, बट दलित शुड नॉट गो अलोन, दे शुड मेक अलायंसेस विद प्रोग्रेसिव फोर्सेस। ठीक है, तो ओवरऑल आई थिंक वी फिनिश्ड 3 डिफरेंट टॉपिक, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स, दलित पॉलिटिक्स एंड ओबीसी पॉलिटिक्स। अच्छा, एक चीज हमने मिस करा इन सब में, करंट अफेयर्स अगर लिंक करना है तो व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन राइट, व्हाट ऑल डेटा वी कैन राइट, जो कि न्यूज में चल रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो सब लोग प्लीज कंट्रीब्यूट करो अभी इसमें, करंट अफेयर्स पिछले 1-2 साल में क्या क्या हुआ है, व्हिच वी कैन ऐड इन दिस। यार फैक्ट बेस्ड तो हमें याद नहीं है, बट कुछ आर्ग्यूमेंट्स याद हैं। मतलब एक होता है डेटा की कितना परसेंटेज है, इस तरीके से एक आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जैसे पंजाब में है, मल्टीपल पार्टीज हैव आर्ग्यूड दैट पंजाब सीएम विल बी फ्रॉम सिख विल बी फ्रॉम दलित क्लास, दलित स्टैंडर्ड, ठीक है, उस सेक्शन से होगा। एक है यूपी पॉलिटिक्स में रिसेंटली जो कहा गया कि डिप्टी सीएम हैज बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डायनामिक्स इन द स्टेट। और एक राजस्थान में चल रहा है जो अभी रिसेंटली क्लेम किया है, अब ये आप लोग बताना कि कितना सही है, कि इट हैज बीन हाईएस्ट नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी। ये अभी रिसेंट चेंज करके जब मिनिस्टर की
अपॉइंटमेंट हुई है उसके अंदर हुआ ये राजस्थान में। और एक मतलब सिर्फ कास्ट बेस्ड है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन एक सब टॉपिक को ऐड करना चाहिए आई थिंक, जो डिबेट में डिस्कशन में दिखता है, वो है वुमेन इन इंडियन पॉलिटिक्स। वो आप लोग देख लीजिएगा कि करना है कि नहीं करना। लेकिन उसमें टीएमसी मतलब वेस्ट बंगाल साइड में एक आर्गुमेंट रहता है कि कितनी महिलाओं को सीट मिला है इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इन इंडियन पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो ये आप लोग बता दीजिए ना, ये दोनों करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है। ये जो सेकंड वुमेन थोड़ी एस्पेक्ट देर है, बाद करते हैं अपन। जब वुमेन मूवमेंट इन इंडिया आएगा उसमें देखेंगे, हम लोग एनालाइज हाँ। करेंगे कि राइज ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स का वुमेन इश्यू पे क्या प्रभाव पड़ा। तो वो सेक्शन ऑफ टॉपिक्स वहाँ में है सोशल मूवमेंट्स में। ठीक है ठीक है, अभी फिलहाल के लिए फोकस करते हैं अपन की कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में। रिसेंट टाइम पे क्या इवेंट्स हुए हैं, किसी को जो भी याद आ रहा है वो बता दो, जो भी है। आई एक थिंक इवेंट याद आ और रही है है, जो जो यूपी की ये बिहार का इलेक्शन था ना, तेजस्वी यादव रिसेंटली जब बिहार का इलेक्शन था ना, सीएम वाला तेजस्वी यादव, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा फोकस डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स पे था। जो ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो कम हो गया था उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे इस तेजस्वी यादव कमेंट कर रहे थे कि टाइम फॉर इकोनॉमिक जस्टिस हैज कम, द टाइम फॉर सोशल जस्टिस हैज गॉन अवे, नाउ द टाइम इज फॉर इकोनॉमिक जस्टिस। तेजस्वी यादव आर्ग्यू कर रहे थे वहां पे। एक और ये है कि अभी न्यूज में जो है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी चल रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, जस्टिस रोहिणी कमीशन। खास बात ये है कि उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और अब गवर्नमेंट उस पर अपने थॉट्स कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि ओबीसी को 4 भाग में अलग अलग डिवाइड करें। तो वो उसके हिसाब से बता रहे हैं। मैं एक है स्क्रीनशॉट वो शेयर कर दूंगा जो कमीशन बता रहा है। ठीक है। हरी, यू आर नॉट ऑडिबल। हरी, हरी यू आर नॉट ऑडिबल। बाकी लोग आवाज आ रहा है क्या हरी का? नहीं, मुझे नहीं आ रहा है उनका भी। हरी, यू आर नॉट ऑडिबल। प्लीज थोड़ा चेक योर जोर माइक से। वंस अगेन। नहीं, माइक का प्रॉब्लम होगा यार। अच्छा, और किसी को कुछ ऐड करना है क्या? बता दो यार, डिस्कस कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन में तो करंट अफेयर्स तो डालना ही पड़ेगा अच्छे से। ये सब कैटेगरी वाला पॉइंट काफी अच्छा था। सुप्रीम कोर्ट कोई केस याद आ रहा है किसी को तो? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो। हाँ हेलो सर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ तो बोलो यार, मतलब डिस्कस कर लो ये चीज, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आई थिंक एक और चीज नहीं तो रिलीजन वाला हो गया वो। कास्ट पे बताओ आप, कैसे हो सकता है? दूसरा है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस पे जो ओबीसी बेस्ड पार्टी जो है वो असर्ट कर रही हैं कि सोशो कास्ट सेंसस किया जाए, या जो भी सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का है उसका कास्ट बेस्ड डाटा को पब्लिक किया जाए। तो एक जगह पर मैंने देखा कि प्रताप भानु मेहता बोलते हैं कि ये आगे बोलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज में बोलेंगे कि जो कास्ट बेस या आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स का है वो जो बेनिफिट्स है ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच चुका है। अब दे आर इन सर्च ऑफ न्यू एवेन्यूज। जैसे कि यादव का एक्सपीरियंस मैं बता सकता हूँ, यादव कुर्मी का बिहार में कि या तो यूपी में
इंटरमीडिएट कास्ट है, पॉलिटिकल फोर्स बन चुके हैं, सोशली बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लेकिन पॉलिटिकल फोर्स बन चुके हैं। तो उनके लीडर्स को क्या हुआ कि दे आर ट्राइंग टू सेट न्यू एजेंडा इन ओबीसी पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, यदि रिजर्वेशन का लिमिट जो ब्रीच हुआ इंदिरा साहनी वाला 50%, तो ये एजेंडा को ऐसे शूट करना चाहते हैं कि फिर कास्ट सेंसस को पब्लिक कर दिया जाए, 85% of the people should not be limited to 50% of the arbitrary limit set by the Supreme Court। ऐसे वो उनका काउंटर आर्गुमेंट चलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्ररीली 50% सेट किया है, कोई स्टडी नहीं हुआ था उसके लिए, साइंटिफिक रीजन नहीं था। और सिंस ओबीसी प्लस SC ST 85% के अराउंड पॉपुलेशन है, ये उनका एजेंडा है। तो कास्ट बेस्ड डाटा को आगे बढ़ा के अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं फिर से फॉर नेक्स्ट 20-30 ईयर्स। Akshay, okay, Pratap Bhanu with in an interview, he said that we cannot see the OBC politics in a narrow view of caste-based politics. It's a progressive politics now, and they are not looking as an social welfare. No, they are looking for the economic and the social welfare, and they are now a progressive. They are progressive. They are looking for a progressive development. Akshay, can you hear me? Hello. Yeah, you are audible. Okay. Very clear. And in another article, it is not by Pratap Anubeta, it's another scholar. He said that um, um, the rise of nationalism and the emerging of the global community, the presence of OBC politics is still here, but they are grasped by, they are swallowed by the nationalism and the developmental approach. Okay, even in Pratap Banu's Mehta own article in 2017, he said that the nationalism is creating a blockade in the rise of OBC politics. It still have its own motion. Hello. Yeah. Audible. Guys, please, I have this article that's why I share with you. Yes. No issues now. You are clear and crystal. Your voice is very good now. Any other inputs from anybody else about current affairs on caste in politics? I mean, Akshay, can we note that the recent reshuffle in the Modi government too? Because there are a lot of men from both, not only from OBC, but Dalit perspective. Go on. I mean, I said that in the last reshuffle of the government, NDA government, we see that many of those new ministers and new members of both in state or also in state, we see a lot of men from not only from Dalit, not only from OBC, but also Dalit community. So it's a progressive politics. We can see that it's a progressive politics, but the reality is not up to the mark. I mean, they are not considering the reality because we see that the Dalit community still is a large person in India, but they are misrepresented. I mean, they are not adequately represented. Okay. Okay, there is another concept of OBC in Bihar, which is currently working. Say that the OBCs in Bihar are divided into two categories. The one, they invented the system of Ati Pichda Varg, what we call the extremely backward classes. So the debate of publishing the OBC data, mostly the OBC based parties, they are arguing that we should implement this Bihar system at the national level, that we should subcategorize further the OBCs and bring the Ati Pichda Varg to the forefront. And also the creamy layer concept, somewhat like the creamy layer concept,
further a creamy layer concept? To bring the creamy layer in SC scheduled caste, and there is agenda that agenda of subcategorization of OBC is also on the same line. Many states have already taken the step. जो आपने बताया कि EBC, तो ये बहुत सारे स्टेप में चलता है कि बैकवर्ड क्लास को फर्दर कैटेगराइज करके सब कैटेगराइज करके उनको रिजर्वेशन में किया गया एडजस्ट. तो नेशनल लेवल पे अभी नहीं हुआ है. उसी के लिए एफर्ट के लिए साइंटिफिक डाटा कलेक्ट करने के लिए रोहिणी कमेटी बनाया था सब कैटेगराइजेशन का एजेंडा को फुलफिल करने के लिए. तो पॉलिटिकल एजेंडा ऐसा है कि वो ओबीसी बीजेपी चाहती है कि वो जो यादव बेस्ड डोमिनेंट पार्टी जो है सपा का उनका वोट बेस्ड, और द्रविड़ में उधर है उनका रेड्डी का, इन लोगों का वोट जो है आरजेडी का इनको इरोड कर दिया जाए और उनको अंडर द फोल्ड ऑफ बीजेपी लाया जाए. ये भी बोला जाता है कि बीजेपी इज द न्यू रेनबो पार्टी, गोइंग टू बी न्यू रेनबो पार्टी हो रहा है. और उनका हेयर का भी कॉन्सेप्ट था कि नेशनलिज्म इज वर्किंग एज ए ब्लॉकेड इन द राइज ऑफ ओबीसी पॉलिटिक्स. प्रतापन में तक. Shekhar Gupta, in 2 years ago, he said that the lack of conscience between the OBC OBCs, is creating a counter hegemony within them. Can you repeat it, please? In 2018 or 19, Shekhar Gupta in his video, The Cut the Clutter, 2009, and in last year or 2009, he said that the lack of inner conscience between the OBC is creating a counter hegemony. How? He said that if lack of conscience there, okay, they cannot go as a progressive alliance, or they cannot go with each other to not only to uphold their right, but also to emerge as a dominant power. Okay. Is it consensus or consciousness? Consciousness. Counter hegemony to what? To Brahminism, जो सांस्कृतिक